Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter 6 of 6th class. Lesson name is पृथ्वी के प्रमुख स्थलों. आज जो हमारा टॉपिक है वो है पठार. अपनी बुक का लेसन 6 निकालिए एनसीईआरटी की बुक्स का और टॉपिक निकालिए पठार. Let us start to read. देखिए पठार किसे कहते हैं, यही से क्वेश्चन निकलेगा आपका नेक्स्ट. ऊपर उठी हुई तथा सपाट भूमि को पठार कहते हैं. पठार एक चौड़ा और समतल धरातल वाला थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है. बाकी जगहों से, पर्वतों से थोड़ा नीचे और समतल मैदान से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग जो होता है वो पठार कहलाता है. इसका ऊपरी हिस्सा मेज की तरह समतल होता है, जैसे टेबल होती है उसकी तरह सपाट होता है, इसलिए इसे पृथ्वी का टेबल लैंड भी बोला जाता है. सभी पठारों के एक या एक से ज्यादा किनारे होते हैं जो खड़ी ढाल के होते हैं. कुछ पठार 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक पहुंच सकते हैं, यानी इनकी जो ऊंचाई है वो 100 मीटर से शुरू हो जाती है और जाकर 61-62 मीटर तक यानी 6100 मीटर तक ये ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं. पर्वतों के समान पठार भी दो भागों में डिवाइडेड है, पुराने पठार और नए पठार, और उसके भी भाग किए गए हैं. पठारों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3-4 भागों में. तिब्बत का पठार, अंतरस्थलीय पठार, पर्वत पादीय पठार और इसका और एक हिस्सा है जो गिरिपथ पठार भी कहलाता है, ज्वालामुखी पठार भी. ये पठारों के अनेक पार्ट्स हैं. पर्वतों के समान पठार नए पुराने हो सकते हैं. भारत में जो दक्कन पठार है विश्व के प्राचीन पठारों में से एक पठार है. और केन्या, तंजानिया और युगांडा, ये जो देश है कौन कौन से? केन्या, तंजानिया और युगांडा. इनमें जो पूर्वी अफ्रीका का पठार है वो और ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी पठार है वो पुराने पठारों के उदाहरण है. हमने आपको बताया ना पठार दो तरह के होते हैं, नए या पुराने, तो ये पुराने पठारों के उदाहरण बता रहा है और इनमें भी इनके अनेकों भाग डिवाइडेड हैं. तिब्बत का जो पठार है संसार का सबसे ऊंचा पठार है. अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ऊंचे पठार का नाम बताइए, संसार के सबसे ऊंचे पठार का नाम कौन सा होगा? तिब्बत का पठार. तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक ये फैला हुआ है, मतलब 4000 से शुरू होकर ये 6000 तक की ऊंचाई तक विस्तृत है. मानव के लिए पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की मात्रा ज्यादा होती है. खनिज जैसे लोहा हो गया, तांबा है, आपका ये अभ्रक है, मैग्नीज है, सोना चांदी भी, सोना और हीरा है, चूना पत्थर है, ये सब खनिज है. सोना और हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध पठार कौन सा है? अफ्रीका का. क्वेश्चन है बनता है आपका कि सोने और चांदी, सोना और हीरे के खानों के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है? तो आप क्या आंसर देंगे? अफ्रीका का पठार. भारत में लौह, कोयला तथा खनिजों के बहुत बड़े भंडार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में. या क्वेश्चन आप ऐसे भी दे सकते हो कि भारत के छोटे नागपुर के पठारी क्षेत्र में कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं? तो आप आंसर दोगे लोहा, कोयला और मैग्नीज. पठारी क्षेत्र में नदियों की ऊंचाई से गिरने के कारण बहुत से जलप्रपात बनते हैं. देखो नदियां पहाड़ों से बहती हुई नीचे आती हैं और फिर उनको थोड़ा सा अपने से नीचे स्थान कौन सा प्राप्त होता है? इनका ये जो आपके पठार है वहां वो थोड़ा ठहरती है फिर नीचे गिरती है, तो उससे एक जलप्रपात बनते हैं. वो जलप्रपात बिजली पैदा करने के काम आते हैं. बहुत जगह पर है ये. पठारी क्षेत्र में नदियों के से ऊंचाई पे गिरने के कारण जलप्रपातों का निर्माण होता है. अगर पूछे जलप्रपात कैसे बनते हैं तो नदियों की ऊंचाई से नीचे की तरफ बहते हुए आने के कारण. भारत में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है वो स्वर्ण रेखा नदी पर बना. ठीक है, स्वर्ण
लावा से बने पठारों में काली मिट्टी की अधिकता होती है जो बहुत उपजाऊ होती है और खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। कई पठारों में तो रमणीय स्थल यानी पर्यटन स्थल भी होते हैं जहां पर लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं, उन मनोरम दृश्यों को देखने के लिए जाते हैं, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे, पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र खनिज संपदा में सबसे धनी है? पठारी भाग। पृथ्वी के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में कौन से खनिज पाए जाते हैं? अभी मैंने आपको बताया, लोहा, कोयला और मैग्नीज। सोने और हीरो की खानों के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है? अफ्रीका का पठार। पठारों की लाभ अगर पूछता है एग्जामिनर तो पठार खनिजों का प्रमुख भंडार है। अभी हमने पढ़ा कौन कौन से खनिज मिलते हैं, लोहा, मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर आदि। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, पठार उपजाऊ मृदा। अभी मैंने बताया उपजाऊ मृदा के साथ साथ वहां पर काली मृदा भी मिलती है, मिट्टी जो कपास की खेती के लिए अति उत्तम है और जो बाकी मृदाएं हैं वो किसी भी प्रकार की खेती के लिए श्रेष्ठ है। पठारों में नदियों द्वारा बहती हुई नदियों द्वारा जलप्रपात बनते हैं जो जल विद्युत के उत्पादन का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो पठारी क्षेत्र है वो पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। तो इस तरह से जैसे हमारे लिए हिमालय पर्वत के अंदर जो भी हमारी वनस्पति है या जो पर्वत है वो लाभदायक है, तो उसी तरह से पठारों का भी महत्व है। जो भी चीज प्रकृति में हमें मिली है, प्रकृति से विद्यमान है प्रकृति में, उस हर चीज का हमें लाभ भी मिला है। जैसे पर्वतों से हमें विभिन्न प्रकार की, कल हमने पढ़ा था, जड़ी बूटियां, खनिज वगैरह, ये जड़ी बूटियां, मसाले, मेडिसिन्स और वर्षा लाने में सहायक, पौधों को जकड़ने में सहायक, ऑक्सीजन देने में। तो इसी तरह से आज हमने पठारों के भी महत्व को जाना है। इस तरह से आपसे कोई अंतर पूछ लेता तो अंतर भी आप दे सकते हैं और आप याद कीजिए, जितना याद करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसको याद भी करना है और लिखना भी है। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मैथ और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो कल हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है।